यूपी पुलिस फायरिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया है। अदालत ने पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले 23 अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इस मामले में रियासती हुकूमत की तरफ से दाखिल जवाब से भी अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने मुजाहिरों के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की मेडिकल रिपोर्ट भी रियासती हुकूमत से तलब की है। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ होने वाले मुजाहरे के दौरान पुलिस फायरिंग से होने वाली अमवात पर अदालत ने रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अदालत ने रियासती हुकूमत से ये सवाल भी किया कि तशद्दुद में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ रियासती हुकूमत ने अब तक क्या कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की सरबराही वाली बेंच ने यूपी पुलिस तशद्दुद मामले की समाअत की। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ हाईकोर्ट में अब तक 14 अर्जियां दाखिल की गई हैं। इन अर्जियों में अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कानपुर और लखनऊ में पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन के खिलाफ की गई तशद्दुद की कार्रवाइयों की अदालती जांच का मुतालबा किया गया। अर्जी गुजारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा और हाई कोर्ट के एडवोकेट कमल कृष्ण राय ने बहस की। हाई कोर्ट ने मामले की अगली समाअत के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। बुनियादी बात आज भी वही है कि पुलिस के पास और सरकार के पास अपनी इन गैर कानूनी हरकतों का, जिन्होंने जिस तरीके से गोली चलाई है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर गोली चला के इंजर किया है, 22 लोग इसमें शहीद हुए हैं और जितनी प्रॉपर्टीज लूटी गई हैं, उसके बारे में कोई भी जवाब सरकार के पास उचित नहीं बन पा रहा है। तीसरी बात, ना वो किसी भी प्रेस रिपोर्ट, एक प्रश्न कोर्ट का ये भी था कि प्रेस रिपोर्ट्स में जो इतना कुछ छप रहा है चारों तरफ, उसके बारे में, उसके विषय में क्या जवाब है आपका। तो उसके बारे में भी कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हमने ये देखा है कि जो एक अखबार में छपा था वो गलत था, या दो, वो कह रहे हैं कि हमने कई अखबारों का रिपोर्ट निकाली है, लेकिन कोर्ट ने उसके जवाब में ये कहा था कि ये तो पूरी दुनिया में और छप रहा है और हज़ारों इसकी वीडियोग्राफी और वीडियोस सोशल मीडिया वगैरह पे भी अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में भी सरकार को तीखे प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास जहां तक हमें नजर आ रहा है कोई भी जवाब नहीं है। NRC और CA की मुखालिफत में आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ हुकूमत सख्त कदम उठा रही है और गैर मामूली जुर्माने आयद कर रही है। वकला का मानना है कि हुकूमत शहरियों और एहतजाजियों से दुश्मनों की तरह पेश आ रही है। किसी पर NSA लगाया जा रहा है तो किसी को करोड़ों का नोटिस भेजा जा रहा है और बेशतर कार्रवाइयाँ इंतकाम पर मबनी, गैर आईनी और गैर दस्तूरी हैं। डॉक्टर कफील पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाने और इमरान प्रतापगढ़ी पर 1 करोड़ 4 लाख का जुर्माना आयद करने से लोगों में गम गुस्सा देखा जा रहा है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने इस ज़िम्न में कुछ वकला से बातचीत की। हुकूमत की जानिब से जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही है उस पर मुख्तलिफ हवालों से तनकीदें की जा रही हैं, उसकी मुखालफत की जा रही है। बहुत अहम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। शुएब साहब, आप बहुत ज़िम्मेदार वकील हैं, रिहाई मंच से भी आपका ताल्लुक़ है, तो जो कुछ भी कार्रवाई हुकूमत की जानिब से की गई है, किसी को नोटिस भेजा जा रहा है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको किस हद तक कानूनी एतबार से सही मानते हैं आप? कानून के मुताबिक बिल्कुल गलत है, संविधान के ख़िलाफ़ है। 144 लगाना भी संविधान के ख़िलाफ़ है और NIA लगा करके लोगों को जेल में 1 साल तक बंद रखना भी कानून के ख़िलाफ़ है। इस तरह के कानून का इस्तेमाल उन लोगों के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता जो लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और विपक्ष की भी आवाज़ उठाते हैं। काशिफ साहब, आपने सुना कि शुएब एडवोकेट का मानना यह है कि जो कुछ भी इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं वो गैर आईनी, गैर दस्तूरी हैं। आप भी एक वकील हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जितनी नोटिसेज आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सब SDM की तरफ से आती हैं, ADM रैंक की नोटिसेज होती हैं, ये सारे एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, ये जुडिशरी की तरफ से नहीं आ रही है। जुडिशरी बहुत प्रेशर में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जुडिशरी को ये चाहिए था, कल भी डेट लगी हुई है, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ आज, जो हमारी 5 PILs है वहाँ पे, उसमें जो हम लोगों ने रिलीफ्स मांगी है, अब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके और क्लासिफाई कर देना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जो एक्शंस लिए उसमें क्या क्या गैर कानूनी है और क्या क्या कानूनी है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो प्रेशर में आ रहा है केंद्रीय सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के, ये बहुत ही जो है अफसोसनाक है भारत के लिए, भारतीयों के लिए। और कहीं ना कहीं हमें इस पे सोचना होगा, जजेस को सोचना होगा, वरना हर जज जस्टिस अरुण मिश्रा की तरह बोलते हुए नज़र आएंगे कि मैं देश छोड़कर चला जाऊं।
मैं बोलूँ तो मेरे ऊपर अभी FIR होगी और मुझे देशद्रोही बताया जाएगा, अंदर किया जाएगा। अब तो जस्टिस अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं देश छोड़ के चला जाऊँ। इतनी अराजकता ला दी है केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट के जज का एक व्यू है। हम लोग क्या बताएं कि ये सारी गैरकानूनी है, सबको पता है कि गैरकानूनी काम हो रहा है। शुक्रिया आपका नाज़रीन। ये दो जिम्मेदार वकील थे जिनका मानना ये है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाइयों पर गौर करना पड़ेगा, हुकूमत को कहीं ना कहीं दस्तूर और आइन के मुताबिक पेशरफ्त करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके रियासत का मंजरनामा बहाल होगा और लोगों का यकीन भी बहाल हो सकेगा। कैमरामैन संदीप के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा और तबाही नहीं बल्कि एकता और खुशहाली चाहिए। हुकूमत मजहबी मुनाफरत फैलाकर सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब को तार तार करना चाहती है। ये मानना है उन खवातीन का जो गुज़िश्ता 1 माह से लखनऊ के घंटा घर पर CAA और NRC के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं। नाज़रीन, हम घंटा घर पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि जो एहतजाज था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मंजरनामे भी सामने आते हैं, लेकिन जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनके अपने मसाइल हैं, वो इस एहतजाज को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक लंबा समय गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है, उसके बाद भी ये आवाज़ें रुक नहीं रही हैं। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे आए हुए हैं तो हम लोग कुछ सोच के आए हैं कि जो CAA है और ये NRC और MPR है, ये हमारे संविधान के विरुद्ध है और इसे हम लोग हरगिज ही नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि ये संविधान को जोड़ने वाला नहीं, लोगों को तोड़ने वाला कानून है। इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये कानून यहाँ पे देश में हमारी एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचाता है, इसलिए ये देश से कानून हटेगा। ये कानून यहाँ पे भारत में हमारे नहीं चलने वाले। हमारी जी, मेरा नाम सुनीता रावत है। सुनीता रावत का मानना यह है कि ये कानून हटेगा, हम इसको किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? आप अपना नाम बताइए और फिर क्या कुछ आप कहना चाहती हैं हुकूमत से? मैं सिंपल सिंह हूँ, कानपुर से आई हुई हूँ। मेरा मानना है ये तो वापस लेना ही पड़ेगा गृह मंत्री जी को, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता बयान कर रहे हैं कि भारत में छोटा छोटा पाकिस्तान, तो आज उनको छोटा छोटा पाकिस्तान दिख रहा है। जिस वक्त वोट मांगने आए थे, बहनों के पैर छू रहे थे, माताओं के आपा वोट दीजिएगा, उस समय ये अमित शाह कहाँ थे? उस समय मोदी योगी जी कहाँ थे? सो रहे थे अपने घरों में। इनके आगे ना माँ है ना बहन है, कोई नहीं है, ये किसी को जानते ही नहीं है। ये हिंदू पाकिस्तान में लड़ाई लगवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास मुद्दा। CAA NRC सब वापस लेंगे। ये बोलते हैं गांधी जी का बनाया हुआ है। CAA गांधी जी का बनाया। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से ही लोग आएंगे उनको हम देंगे नागरिकता। जी नहीं, गांधी जी ने ये कहा था कि हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ से जितने भी लोग आएंगे उनको हम सम्मान करेंगे, उनका स्वागत है हमारे देश में। देखिए, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि हम सबका सम्मान करेंगे, यहाँ कोई मजहबी बात नहीं की जाएगी, किसी मजहब की मुखालफत नहीं की जाएगी। आप क्या मानती हैं? हाँ, मेरा नाम शाहीन एजाज है और मेरा ये मानना है कि जब हमारा संविधान तैयार है, एक पुराना संविधान बना हुआ था, उसमें अमित शाह को बदलने की क्या ज़रूरत ऐसी क्या उनको ज़रूरत पेश आ गई जिसकी उनको संविधान बदलना पड़ रहा है? जो एक बनी हुई चीज़ थी इनका यही है। जैसे उन्होंने 3 तलाक का भी, हमारा जो मज़हब है उसने सब कुछ लिख के हमें कलाम पाक में दे दिया है। उन्होंने तो बता दिया है कि हमको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो हमें पता है 3 तलाक क्या होता है। फिर भी इन्होंने उस 3 तलाक को लेके इतना बवाल काटा और ले आए। चलिए ठीक है, हम लोग खामोश रहे, कोई बात नहीं। आप लाए हैं, हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ना, जो हमारा दीन इजाज़त देता है वो हम करेंगे। और अब उनका ये मानना है कि इस इंडिया में जितने लोग हैं वो आपस में लड़ जाएं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनका सिर्फ एक ये है पाकिस्तान और एक मंदिर मुद्दा। पाकिस्तान के बिना न मोदी जी। लोगों में बाकायदा तौर पर नाराज़गी देखी जा रही है। लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे मौजूदात पर बात की जा रही है जहां से हिंदू मुस्लिम की तकसीम के रास्ते निकलते हैं और लोग इसी की मुखालफत कर रहे हैं। मुत्तहिदा ख़वातीन कमेटी के ज़ेर तमाम देवबंद के ईदगाह मैदान में भी ख़वातीन का गैर मुअय्यना मुस्तकिल एहतजाजी धरना गुज़िश्ता 22 दिनों से जारी है। शहरी तरमीमी कानून NRC के खिलाफ शाहीन बाग की तर्ज पर देवबंद में इस एहतजाजी धरने की शुरुआत तो मुत्तहिदा ख़वातीन कमेटी की जानिब से की गई, लेकिन मकामी ख़वातीन के अलावा इन एहतजाजी मुजाहरों को
समाज के दीगर तबके और बिलखुसूस तालिबात का ताउन और हिमायत भी हासिल हो रही है। JNU, जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ AMU की तालिबात भी देवबंद की खवातीन की हौसला अफजाई के लिए पहुंच रही हैं। करने के तरक हम ये लड़ाई आगे में चलूंगी। We want the government to realize that people won't be, hearing or people won't be going with whatever kind of legislation they pass. ये लोग है हमारे इंस्पिरेशन है, ये मूवमेंट है छात्रियों को और महिलाओं को है। और Muslim area, we can see that Shaheen Baghs are in all Muslim areas. We want it spread to the all over the country, all over the India, and this is a struggle against BJP, the fascist ideology. It is not against the other ideology. It's not unconstitutional. This government is doing against the Muslim. They are trying to make a Muslim genocide here after the Gujarat riot. एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो गई है। ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं वो किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। अब वक्त आ गया है कि मुल्क के मुसलमान अपनी स्पिरिट को रिवाइव और रिगेन करें, अपनी आवाज उठाएं। अब हम और चुप नहीं रह सकते। उधर सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत के लिए सीनियर वकील संजय हेगड़े और वकील साधना रामचंद्रन को मसालहतकार मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत हबीबुल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद को मसालहतकार वकला और शाहीन बाग मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरे के अमल में मदद करने का हुक्म दिया है। इस ज़िम्न में वजाहत हबीबुल्लाह ने हमारे प्रोग्राम प्राइम डिबेट में अपने ख्यालात का इजहार किया। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत साहब मौजूद हैं। वजाहत सर, जिस तरह से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि इस मसले के हल के लिए आप अपना बड़ा रोल अदा करें, क्या रिएक्शन है आपका? अब क्या जिम्मेदारी दी गई मैं इस वक्त तो कह नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ सुना है इसके बारे में। मैंने कोई ऑर्डर्स वगैरह देखे नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि मुझे फ़ख्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझ पर ऐसा भरोसा किया। इस तरह से देखें कि शाहीन बाग में जो एहतजाज शुरू हुआ, बल्कि पूरे मुल्क में ही एहतजाज की एक लहर चल रही है, इसके साथ साथ अगर हम वहाँ पर देखें तो उस सब के बीच में जो शहरियत कानून का मसला एक बीच में लगा हुआ है और शाहराह 65 दिनों से हम देखें वो बंद है, तो जो बातचीत करने की आपको जिम्मेदारी दी गई कि आप जाएं बातचीत करें, कोई शाहराह खुलवाने का काम हो, इस मसले पर कोई मुज़ाकरात की बात हो, उसमें आप कैसे रोल देखते हैं आप? ये तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है, इसके बारे में ये ज़रूर बताया है कि शाहराह को बंद नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अमन के तरीक़े से एहतजाज का इजहार करना भी एक बेसिक राइट है, और ये है बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि धारा 19(1)A के तहत ये इस किस्म के डेमोन्स्ट्रेशंस जायज़ हैं। तो अगर ऐसा है कि वो जायज़ है तो फिर ये भी जायज़ है कि लोगों का चलने फिरने का हक़ भी एक जायज़ हक़ है, और ये भी एक फंडामेंटल राइट है, राइट लिबर्टी ऑफ मूवमेंट। तो अगर उसमें एक दूसरे के एहसास में या उसके इस्तेमाल में दूसरे के हक़ पे कुचलने की बात चलती है, तो जाहिर है कि एक न दूसरे को इसके पीछे हटना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? एक दूसरे का एहतराम करके। तो मेरी ये कोशिश यही होगी कि जो एक हक़ है और बुनियादी हक़ हर एक हिंदुस्तानी की है, ये कि एक दूसरे का हम एहतराम करें, और अगर एक दूसरे का एहतराम हम करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता है। तो मेरा क्या काम होगा कि ये लोगों से बात करके उनसे ये तय पाएँ कि क्या तकलीफ़ क्या हो रही है और किस तरह से वो अपना एहतजाज का इजहार कर भी सकते हैं, लेकिन औरों के हुकूक पे कोई टकराव ना आने के नतीजे में।
शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ चल रहे धरने को खत्म करने के लिए हुकूमत को पुलिस का सहारा लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बना दें। ये अल्फाज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तर्जुमान अशोक पांडे के हैं। इन्होंने आज अलीगढ़ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम एक अर्जदाश्त जिला इंतजामिया को पेश की, जिसके बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। शाहीन बाग और AMU जामिया ये इस तरह के संस्थान हैं जो आतंकवादियों के हाथों में आज हाईजैक किए हुए हैं। आज वहां CAA के नाम पर फर्जी धरना प्रदर्शन चल रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है। हमने सरकार से मांग की है कि आज ये सब केंद्रीय शिक्षण संस्थान हैं, दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन है। इस तरह के धरना प्रदर्शन को सख्ती से रुकवाया जाए, वहां पर पुलिस बल का प्रयोग किया जाए, चाहे भले ही शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बनाना पड़े, लेकिन ऐसे प्रदर्शन रुकने चाहिए अगर देश में शांति व्यवस्था कायम रखनी है तो। मरकजी हुकूमत के जरिए गैस की कीमतों में किए गए गैर मामूली इजाफे के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी खवातीन सेल ने अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सदर जमहूरिया हिंद के नाम मेमोरेंडम सौंपा। आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने थालियां बजाते हुए एहतजाज दर्ज कराया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खवातीन सेल की जानिब से मुनक्कदा एहतजाज में जिम्मेदारान ने मुतालबा किया कि हुकूमत LPG की इजाफी कीमतों को फौरन वापस ले। कांग्रेस द्वारा जो कि घरेलू गैस की बढ़ी हुई कीमतों में 200 रुपये तक का इजाफा हुआ है। जनवरी में भी पैसा बढ़ाया गया था, अब भी पैसा बढ़ाया गया, जो कि बहुत ही दुखद है। मध्यम और निचले वर्ग के लोगों को नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कष्ट पहुंचाया जा रहा है, दिल्ली चुनाव की जो हार है उससे बौखलाकर नरेंद्र मोदी जी ने ये गैस बढ़ाने का फैसला लिया, बहुत ही दुखद है। देश भर में, प्रदेश भर में इस जो है प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं, ताकि हमारी मांग ये है कि गैस की कीमतें और खाद्य पदार्थ की कीमतों को जल्द से जल्द पूर्णतः वापस लिया जाए, वरना ये प्रदर्शन और भीषण होगा। आज हम आगे बढ़ेंगे, अब खबर बिहार का रुख करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर करें। दिल्ली के बाद अब बिहार में असेंबली इंतखाबात की बारी है। ये साल बिहार का इंतखाबी साल है। नतीजे के तौर पर तमाम सियासी पार्टियों की सियासी हलचल तेज हो गई है। CAA, NPR और NRC का पहला मामला बिहार के असेंबली इंतखाबात में भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। RJD इसी बहाने अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही, तो वहीं बरसर इक़्तिदार पार्टी के लिए खवातीन का खामोश एहतजाज एक मुसीबत बन गया है। बिहार की अपोजिशन पार्टियों को CAA, NPR और NRC के बहाने एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अपोजिशन पार्टियां इस मुद्दे को हर कीमत पर उछालने की कोशिश में जुट गई हैं। वहीं रियासत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी RJD ने दावा किया है कि CAA, NPR और NRC का मामला सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। RJD ने नीतीश हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत को गरीबों की कोई फिक्र नहीं। जो जन विरोधी कानून है CAA, जो जन विरोधी NPR है, जो जन विरोधी NRC है, उसको नीतीश कुमार जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं, तो बेशक आपने सही पूछा, राजद इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाएगा और चुनावी मुद्दा बनाने से पहले जन जन तक मोदी सरकार की, नीतीश कुमार के डबल इंजन वाली सरकार की इन गुनाहों को आम आवाम को बताएगी। और आम आवाम अब जग चुकी है। ये तो मुसलमानों का नाम लेकर कॉमनल दंगा भड़काना चाहते हैं। बिहार में 17% अक़लियती आबादी के वोटों को अपनी झोली में करने की सियासत जारी है। बरसर इक़्तिदार पार्टी खासतौर से JDU के लिए खवातीन का एहतजाज एक मुसीबत बन गया है। JDU के तमाम मुस्लिम लीडर अक़लियतों के मुताल्लिक नीतीश कुमार के कामों को गिनवाकर अक़लियतों को खुश करने की कोशिशों में जुट गए हैं। इनके जैसा सेक्युलर जहन का आदमी हिंदुस्तान में गिने चुने में से कोई एक होंगे, और मुसलमानों के लिए दलित, महादलित, अति पिछड़े के लिए जो हमदर्दी इनके दिल में है, शायद किसी में नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें चुनाव में होंगे। एक्चुअली अपोजिशन का तो ये है एक मुद्दा बनाना किसी भी चीज़ को, तो आज RJD वाले, लेकिन ये मुद्दा चलने को नहीं है। इस साल के आखिर में बिहार का असेंबली इंतखाब होना है। बरसर इक़्तिदार पार्टी के साथ ही अपोजिशन पार्टियों ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। RJD अपने पुराने वोटरों को पार्टी से करीब लाने की हिकमत अमली पर काम करती नजर आ रही है। वहीं JDU काम को ही बुनियाद बनाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।
वायरल इन्फेक्शन के अलावा अब कोरोना वायरस के खौफ का असर बाजार पर भी नजर आ रहा है। खासतौर पर वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले मास्क बाजार से गायब हो गए हैं और एनसीआर इलाके में दवाओं के बड़े बाजार में शुमार मेरठ के खैर नगर दवा बाजार से लेकर शहर और इतराफ के शहरों की दुकानों में भी मास्क खत्म हो गए हैं और अब इनका असर घरेलू जरूरतों पर भी पड़ रहा है। आप देखें खास रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। दवाओं और सर्जिकल सामान की दुनिया भर के मुल्कों में सप्लाई करने वाला मुल्क चीन अब खुद ही दवाओं और मास्क की अदम दस्तयाबी से दो चार है। चीन में कोरोना वायरस के कहर का असर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर पड़ा है और अब हाल ये है कि चीन और मगरबी एशियाई मुल्कों में मास्क की कमी हो गई है। दवा सप्लायरों के मुताबिक चीन अब हिंदुस्तान जैसे मुल्कों से बड़ी तादाद में मास्क इंपोर्ट कर रहा है और इसका सीधा असर यहाँ की लोकल मार्केट पर पड़ रहा है। सर्जिकल सामान के होलसेल और रिटेल कारोबारियों की दुकानों में मास्क खत्म हो गए हैं और सप्लाई बंद हो गई है। जो कोरोना वायरस चल रहा है चाइना में, उसकी वजह से लोगों में दहशत है और चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, वहाँ से डिमांड आ रही है और ये वहीं जो एक्सपोर्टर है वो सप्लाई कर रहे हैं और वही इकट्ठे करवा रहे हैं। यहाँ पे जो जगह जगह वही ढूंढते फिर रहे हैं कि किसी भाव को भी मिल जाए वो खरीद लेते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। जो डायरेक्ट सप्लाई होती थी कंपनियों से, जिन लोगों का ये व्यापार है, तो उन लोगों ने डायरेक्ट सप्लाई करनी शुरू कर दी है और जिसमें मैं समझता हूँ इससे जो है मास्क की हमारे पूरे मेरठ में शॉर्ट हो चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश में शॉर्ट हो चुका है और ये जब जो है डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो मेडिसिन कुछ होती हैं, अब सुनने में आ रहा है कि मेडिसिन भी कुछ शॉर्ट हो सकती हैं। लोकल मार्केट में मास्क की कमी का असर मेडिकल सर्विसेज पर भी पड़ रहा है। दवा कारोबारी तंजीमों के जिम्मेदारान के मुताबिक ज्यादा मुनाफा हासिल करने की नीयत से मास्क सप्लायर का ध्यान महज एक्सपोर्ट करने पर ही मरकूज है। 100% शॉर्टेज हो सकती है क्योंकि इतना स्टॉक रखा नहीं जाता इन चीज़ों का और जब ये हर जगह यूज़ होता है और आजकल तो ये चीज़ मस्ट हो चुकी है। दिक्कतें काफ़ी सामना करना पड़ेगा कि जो लोग जो हैं, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है, जो पेशेंट होता है उसको भी दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा करते रहेंगे, जो हमारी मेडिकल लाइन स्थिति है, जो हमारे मेडिकल हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आए दिन ऑपरेशन होते हैं, दिन में कई ऑपरेशन होते हैं, उसमें हर ऑपरेशन में हर मास्क